अब तक के विपश्यना के 3 भागों में हमने सबसे पहले भाग में यह सुना कि हर मनुष्य को सुख, खुशी और समृद्धि, मन की शांति की तलाश है। और सुख, खुशी, समृद्धि और मन की शांति के लिए वह बाहर खोज करता है, संसार में खोज करता है, भौतिक संसाधनों को पाना चाहता है। भौतिक संसाधनों को पाने के बाद वह यह पाता है कि उसकी मन की शांति और भी ज्यादा कम हो गई और वह और ज्यादा दुखी हो गया। इसी वजह से वह फिर तलाश करता है कि मन क्या है, मन में खुशी और शांति कैसे मिलेगी। इसी को हमने दूसरे भाग में, विपश्यना के दूसरे भाग में हमने बात करी कि मन कितने प्रकार का होता है, मन के कितने पार्ट हैं। एक मन के 3 पार्ट, जिसको हमने बात करी थी, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। यह किस तरह से काम करता है, इस पर हमने बहुत गहरे में विचार किया था। तीसरे पार्ट में हमने कल बात करी थी कि विपश्यना के कितने प्रकार हैं, यानी एक विपश्यना को हम कितने पार्ट में करते हैं, 4 पार्ट में करते हैं। इस पर हमने बात करी थी कि सबसे पहले हम कायानुपश्ययी को देखते हैं, यानी अपने शरीर का अवलोकन करते हैं। दूसरा हम वेदनानुपश्ययी, यानी क्या भाव और क्या विचार हमारे मन में उठ रहे हैं, उन भावनाओं, विचारों को देखते हैं। तीसरा चित्तानुपश्ययी, इस चित्तानुपश्ययी में हम अपने मन को, ओवरऑल अपने मन को देखते हैं, जिसमें कुछ इस तरह के संस्कार हैं, क्रोध है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इनका अवलोकन करते हैं। इंद्रियां किस तरह से काम कर रही हैं, इंद्रियों के सुख किस तरह से मन ले रहा है, इस पर हम अवलोकन करते हैं। और चौथा है धम्मानुपश्ययी। धम्मानुपश्ययी पर हमने विशेष रूप से बात करी कि हम अब धम्म की तरफ बढ़ रहे हैं, धम्म को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। जब धम्म को महसूस करते हैं तो धम्म को महसूस करते समय हमारे अंदर क्या घट रहा होता है, हम इसका अवलोकन करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। आज बात करेंगे कि इन चारों पार्ट्स को जब हम शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना होता है। उससे पहले हमें आनापान स्मृति का अभ्यास करना होता है, यानी कि इन विपश्यना के इन 4 भागों को शुरू करने से पहले हमें अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी होती है। इसको कहते हैं अवेयरनेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी आनापान स्मृति योग। आनापान स्मृति में हम क्या करते हैं? आनापान स्मृति में हम सजगता से, समता भाव से अपनी आती जाती सांस को देखते हैं। आती जाती सांस को हम कुछ छेड़ते नहीं हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं। यह एक नेचुरल मैकेनिज्म है कुदरत का कि हम जिंदा हैं। और जैसे मैंने कल बात करी कि शरीर और मन को जो जोड़ने वाला ब्रिज है वह है सांस। हमारा शरीर अगर जिंदा है तो वह सिर्फ इसीलिए जिंदा है क्योंकि अभी हम सांस ले रहे हैं। जिस समय भी यह सांस आनी बंद हो जाएगी उस समय हमारा संपर्क टूट जाएगा और यह शरीर मृत हो जाएगा। और जब यह शरीर मृत हो जाएगा तो किसी मृतक के शरीर को ध्यान से देखना जरूरी है। तब उसमें कोई भी जीवन नहीं है। अब वह मांस का लोथड़ा रह गया है। हाथ को आप इस तरफ को घुमाओ, इस तरफ को लटक जाएगा, गर्दन पूरी लटक जाएगी, गर्दन को आप फिर सीधा नहीं कर सकते। किसी हाथ को आप सीधा नहीं कर सकते, घुमा नहीं सकते, किसी पाँव को आप घुमा नहीं सकते, सीधा नहीं कर सकते। तो किसी मृतक को अगर ध्यान से अगर आपने कभी देखा हो तो तब पता चलेगा कि जीवन क्या
और यह जीवन किस किस चीज से हमें मिलता है और किस चीज से यह शरीर चल रहा है, यह है सांस। तो हमें सांस को देखना होता है और हमने अपनी तरफ से सांस को लेना नहीं है, और यहीं से समस्या शुरू होती है। एक साधक की, एक जिज्ञासु की, एक भिक्षु की, एक इस मार्ग पर चलने वाली की सबसे बड़ी समस्या अब शुरू होती है। यही समस्या भी है और यही जूझना भी है और यही कठोर परिश्रम भी है कि जैसे ही वह ऑब्जर्व करने लगेगा, अपनी सांस पर ध्यान देने लगेगा, वह पाएगा कि वो तो सांस लेने लग गया, अपनी तरफ से कुछ करने लग गया। अब जैसे ही आप अनुभव करेंगे, अभी अब आप अनुभव करके देख सकते हैं, जैसे ही आपने सांस पर ध्यान दिया, आपको लगेगा कि आपकी सांस तेज होने लगी या कम होने लगी। अभी तक तो आपको पता ही नहीं था कि आप सांस आपकी चल भी रही थी, लेकिन जैसे ही आपने ऑब्जर्वेशन में लाए सांस को, आप पाएंगे कि आप अपनी तरफ से सांस लेने लगे हैं। यहीं अब आपको ध्यान देना है, यहीं से आपका ध्यान शुरू होता है, यानी मेडिटेशन अब आपकी स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहला काम है आनापान स्मृति, अवेयरनेस ऑफ रेस्पिरेशन। कैसे करना है? आप शांत होकर पद्मासन में बैठकर, अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते, अलती पलथी मार के नहीं बैठ सकते जमीन में, या किसी भी ऐसे स्थान पर जहां पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस न हो, तो आप चेयर पर बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं। कमर को सीधी रखकर कुर्सी पर बैठकर आती जाती सांस को सिर्फ देखना है। और अगर आप आंखें बंद रखेंगे तो उससे यह होगा कि आपको बाहर आंखें खोलकर जो डिस्टरबेंस होती है वह नहीं होगी। अगर आप आंखें खोलकर रखेंगे तो कुछ देर में यह होगा कि आपकी आंख इधर उधर देखने लगेगी। देखने लगेगी का अर्थ यह है कि अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को भी देख रहे हैं तो वहां भी आप इमेज बनाने लगेंगे। अगर आप दीवार को देख रहे हैं तो दीवार में कोई शैडो आपको दिखेगी, कोई छाया आपको दिखेगी, या कोई उबड़ खाबड़ दिखेगा दीवार में, आप उसी में इमेज बनाने लग जाएंगे। या कहीं कोई मक्खी आ जाएगी, कहीं कोई मच्छर आ जाएगा, या आप किसी भी पॉइंट पर आपका ध्यान जाएगा तो वहीं कोई इमेज बनने लग जाएगी और कोई विचार आने लग जाएगा। इसलिए यह अब आपके ऊपर है कि आपने आंख खोलकर बैठना है या आपने आंख बंद कर बैठना है। वैसे साधारणतया आंख बंद करके बैठना चाहिए, और आंख बंद करके जिस तरह आप साधारण अपने बिस्तर पर जाके लेटते हैं और आंख बंद करते हैं, तो आंख में कोई प्रेशर नहीं डालते, किसी भी पॉइंट पर कोई प्रेशर नहीं डालना है, सीधी तरह से आंख को साधारणतया बंद कर देना है। कोई भी प्रेशर आपके माइंड पर, आपके माथे पर या आपकी आंखों पर नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर आपका पर्पज सॉल्व नहीं होगा। पर्पज ये है कि आपको बिल्कुल ही शांत मुद्रा में आना है, और जहां भी कोई डिस्टरबेंस हो गई शरीर में तो फिर आप अशांत हो गए। तो सबसे पहले पूरी तरह से रिलैक्स होकर, थोड़े से ढीले कपड़े पहनकर, पद्मासन में बैठकर आंखों को सिंपल बंद करके आपने बैठना है। और जैसे ही आप आंख बंद करते हैं, ऑटोमेटिक ही आपका ध्यान आपके दोनों आंखों के बीच में, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, वहां पर चला जाता है। तो आपने अपनी तरफ से वहां कुछ नहीं करना है। अगर आप अपनी तरफ से कुछ करने लगे तो फिर आप माथे पर दबाव पड़ने लग जाएगा और फिर आप अभ्यास नहीं कर पाएंगे। अभी तो आपने कुछ भी नहीं करना है, सिंपल बिल्कुल ही शांत बैठकर अपने सारी कंसंट्रेशन अपनी आती
जाती सांस को बहुत दूर खड़े होकर जिस तरह से आप चित्र को देखते हैं, उस तरह से आपने आती जाती सांस को देखना है। अपनी तरफ से उसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है कि कैसे आ रही है, लंबी आ रही है, छोटी आ रही है, बड़ी आ रही है, तेज आ रही है, हल्की आ रही है। आपने कुछ भी उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना। आपने सिर्फ आती जाती सांस को देखना है। और यह सबसे कठिन काम है। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही आप शुरू करेंगे वैसे ही आप ये पाएंगे कि आप तो अपनी तरफ से सांस लेने लग गए। क्यों होता है ऐसा, इस पर भी बात कर लेते हैं। सांसों पर थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि करना तो कुछ भी नहीं है कि मैं आपको कहूं कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, करना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि हम अपनी सांस को, या हमें यह महसूस होता है कि हम लेने लगे हैं, या यह छोटी हो गई है, या यह बड़ी हो गई है, या ये थोड़ा तेजी से चलने लगी है, या थोड़ी हल्की से चलने लगी है, या कहीं रुकने लगी है। यह क्यों ऐसा हमें लग रहा है? यह हमें इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि आज तक हमने कभी अपनी सांस को देखा ही नहीं कि सांस चल भी रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हम सांस को लेते हैं तो सांस कई प्रकार से चलती है। आपके पूरे दिनचर्या में, आपके पूरे कार्यकलाप में सांस कई प्रकार से चलती है। पहले इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। शायद हमने कभी इस पर इतने गहरे में इसका ऑब्जर्वेशन नहीं किया हो, इसको ऑब्जर्व नहीं किया हो। जिस समय आप बिल्कुल ही शांत मुद्रा में होते हैं, उस समय आपकी सांस बहुत ही रिलैक्स और बहुत ही हल्की हो रही होती है। और साधारणतया होता क्या है कि मनुष्य डर में जीवन जीता है। बचपन से ही उसके अंदर इतने डर बैठा दिए गए हैं, या वो इतना डर गया है किसी भी परिस्थिति, बस किसी भी अपने ऐसे माहौल के कारण, यहां तक कि माँ ही बच्चे को डरा देती है कि बाहर जो है बाबा आ रहा है, बाहर भूत आ रहा है, तो बाहर पुलिस आ रही है, तेरे को पकड़ के ले जाएगी। वो डर जाता है, एकदम से धक्क हो जाती है। यह डर इतना गहरा बैठ जाता है जीवन में। हम इसको बहुत आसान समझते हैं, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन यह हर घर में होता है। बच्चे को मनाने के लिए हम उसके अंदर डर बैठाते हैं, और यह डर उसकी पूरी सांस को उबड़ खाबड़ बना देता है। सांस, जैसे ही डर का माहौल होगा, आप अपनी सांसों को, आपने देखा भी हो, कभी महसूस किया हो, आपकी सांस बहुत तेज गति से चलने लग जाएगी, आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी। यह हर किसी ने महसूस किया है। और यह अलग अलग प्रकार से यह सांस चलती है। इसीलिए क्योंकि हमने कभी सांस पर कभी ध्यान नहीं दिया आज तक, और हमारी सांसों का रिदम, जो असली रिदम है, उसका हमें कोई ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि कभी हमने असली रिदम को तक तो हम पहुंचे ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? कभी इस बात पर सोचें। क्योंकि जब भी मनुष्य कोई भी, जैसे मैंने बताया कि डरता है, तो सांस बहुत तेजी से चलने लगती है। कॉकरोच देखा, सांस तेजी से चलने लगी। क्यों? क्योंकि यह बॉडी का मैकेनिज्म है, यह ब्रेन का एक मैकेनिज्म है कि वह जैसे ही वो कहीं डर देखता है, वैसे ही वो अपने को डिफेंस मैकेनिज्म में लाता है। अब उसे या तो फाइट करनी है, या उसको फ्लाइट करना है, या तो उसने लड़ना है अब जो भी यह परेशानी आ रही है उससे, और या उसे भाग जाना है। इस ब्रेन के इस मैकेनिज्म के कारण जैसे ही उसके अंदर कुछ इस तरह का गतिरोध आता है उसके नॉर्मल जीवन में, साधारण जीवन में, तो वह तुरंत ही उसकी बॉडी रिएक्ट करती है। बॉडी रिएक्ट करेगी तो सांस, क्योंकि सांस से ही के ही जरिए पंपिंग होती है हार्ट में। आपके दिल जो धड़क रहा है, ये सांस से धड़क रहा है, और जैसे जैसे इसमें सांस आती है वैसे वैसे ये धड़कता है तो बॉडी में ब्लड जाता है। पूरी बॉडी में, ब्रेन में और पूरी बॉडी के पार्ट्स में आपका जो ब्लड जाता है वह इस सांस के माध्यम से ही जाता है। और जैसे ही कोई ऐसा कोई डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी में महसूस हुआ बॉडी को,
जैसे ही ब्रेन ने कहा कि यहाँ पर कुछ परेशानी आ गई, दिक्कत आ गई, आपको कोई भय आ गया, आपको इससे जूझना है और लड़ना है, वैसे ही यह ब्लड ज़्यादा देगा, ब्लड की पंपिंग ज़्यादा करवाएगा, क्योंकि ब्लड अब बॉडी को ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उससे या तो फाइट करना है, उसे एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आएगी जब ज़्यादा ब्लड पंप होगा, हार्ट तेजी से पंप करेगा तो पूरी बॉडी में ब्लड तेजी से जाएगा, और जैसी बॉडी में ब्लड तेजी से जाएगा वैसी आपके अंदर एक एनर्जी आने लगेगी, वैसी आपके पूरे केमिकल रिएक्शन बॉडी में होने लगेंगे। यह एक पूरा मैकेनिज्म है ब्रेन का, यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। इसको समझना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यह अंदर घट रहा है और हमें तो बाहर का ही जब कुछ ज्ञान नहीं है, हम इतनी, जैसे बुद्ध कहते हैं कि इतनी बेहोशी की अवस्था में है, तो हमें तो बाहर का ही कुछ पता नहीं चल रहा है। आंख खोले हुए होने के बाद तो आंख, यहाँ बॉडी के अंदर क्या चल रहा है मैकेनिज्म, इसका तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या क्या यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। लेकिन मोटा मोटा यह दिखाई देता है कि एकदम से हार्ट तेज हो गया, एकदम से धड़कन बढ़ गई, और एकदम से हमें एक एनर्जी आ गई, एक अचानक हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हमारे पसीना आने लगा, हमारे कान गर्म हो गए, हमारे गाल गर्म हो गए, हमारा मुंह लाल हो गया। ये क्या बताता है? यह बताता है कि पूरी बॉडी एक डिफेंस मैकेनिज्म में या फाइट और फ्लाइट मोड में चली गई है। और सांस, क्योंकि सांस से ही दिल धड़कना है, तो सांस उसी हिसाब से जब तेज चलेगी तभी उसमें ब्लड की पंपिंग होगी। यह पूरा मैकेनिज्म है। तो हमने कोई छिपकली देखी, हमने कोई सांप देखा, हमने कोई कॉकरोच देखा, उसके अलावा हम ऑफिस में काम करने जा रहे हैं, जैसे ही हम तेज गति से चलने लगे, देर हो रही है ऑफिस के लिए, हमारी सांस तेज होने लगेगी। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, ब्लड पंप होगा तो एनर्जी मिलेगी। बॉस आ गया ऑफिस में, बॉस ने कुछ पूछा कि आपने ये काम किया है नहीं किया है, एकदम से दिल धक 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 करने लगता है। देखा ना आपने? इस मैकेनिज्म को अगर आप समझेंगे, अब आप अपने पास्ट को देखें, अब तक की लाइफ को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी सांसें किस तरह से बदलती हैं आपके घटनाओं के हिसाब से। इस वजह से आपको अभी तक अपनी सांसों का कुछ पता ही नहीं है कि यह सांस किस तरह से बदल रही है, क्योंकि ये बॉडी का ही एक मैकेनिज्म है, ब्रेन का मैकेनिज्म है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को ध्यान करना है, सबसे पहले उसको अपने को शांत करना होगा। और यह शांत करना होगा का अर्थ ही यही है कि पूरी बॉडी एक ऐसे मोड में चली जानी चाहिए, इतने रिलैक्सिंग मोड में चली जानी चाहिए, जो उसका एक नेचुरल, जो उसकी टेंडेंसी है। नेचुरल टेंडेंसी क्या है? नेचुरल टेंडेंसी है कि वह बिल्कुल ही शांत है, उसके पास कोई दुख नहीं, उसके पास कोई सुख नहीं, उसके पास कोई गुस्सा नहीं, उसके पास कोई खुशी नहीं। जब हम इस मैकेनिज्म में हम आते हैं, जैसे आपने बच्चे को देखा ना अपने पालने में, शांत है, खुद ही मुस्कुरा रहा है, कोई वहां नजदीक में नहीं, वो कहाँ को देख रहा है उसे कुछ पता नहीं, क्योंकि आंख तो उसकी कोई काम ही नहीं कर रही है, वो एकटक देखे रहता है कहीं, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, मुंह में उसने अंगुली डाली हुई होती है, या अपने पूरे हाथ को मुंह में डाला हुआ होता है, और अपने पाँव के अंगूठे को मुंह में डाला हुआ होता है। आप देखते हो ना छोटे से बच्चे को, आनंदित है, उसे कोई, उसकी सांस कितनी हल्की चल रही होती है उस समय। कभी बच्चों को अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा। तो सांस के मैकेनिज्म को सबसे पहले समझना होगा। ये इतना, जितना आसान आप समझ रहे होंगे, उतना आसान नहीं है कि हम सांस को देखेंगे तो दूर बैठ के ऑब्जर्व करेंगे और कुछ लेना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो एकदम से हमारा ध्यान लग जाएगा। ये बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी अब इसमें। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया इस मैकेनिज्म की वजह से। इसके अलावा कुछ मैकेनिज्म और हैं जिनकी वजह से हमारी सांस बहुत शत विकसित हो जाती है। सबसे पहला कारण है, बड़ा कारण है नींद में। नींद में आप सोचते होंगे कि बॉडी तो बिल्कुल शांत पड़ी हुई है, लेकिन नींद में तो हम बिल्कुल ही शांत, और हमारी सांस बिल्कुल ही बहुत ही नेचुरल उसमें होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। किसी सोए हुए व्यक्ति को आपने देखा होगा घरों में, अपने
अपने घर में, तो आपको महसूस होगा कि कितनी तेजी से वो सांस लेता है और कितनी लंबी सांस लेता है। जब तेजी से लेता है और लंबी लेता है, इससे यह पता चलता है कि क्योंकि बॉडी जब सो रही होती है तो उस समय उसको पूरी तरह से रिकवरी मोड में होती है। उसमें जितने भी पूरे दिन में सेल टूट गए हैं, कुछ बन गए हैं, कुछ बिगड़ गए हैं, उस सब को उसने एक रिपेयर मोड में अभी वो चल रही है। दूसरा, अभी वो खाना पचा रही है, जो भी खाना खाया गया उसको पचा रही है। और खाना पचाने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है आपकी पूरी बॉडी, इसीलिए तो सुस्त। इसलिए आपने देखा ना, जैसे ही आप भोजन करते हैं उसके बाद आप सुस्त हो जाते हैं, आपको झपकी आने लगती है। फिर आप कहते हैं ऑफिस में चाय लाओ, सुस्ती आ गई है। क्यों सुस्ती आ गई है? क्योंकि जैसे ही आप भोजन लेंगे वैसे ही आपकी बॉडी का पूरी बॉडी की ऊर्जा उस भोजन को पचाने में लग जाएगी। और जैसी भोजन को पचाने में लगेगी, आपकी ऊर्जा आपको कम महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा कि आपको लेजीनेस आपको महसूस होगा। यह एक मैकेनिज्म है कि आपकी ऊर्जा, और जब ऊर्जा लगती है तो सांस उसी हिसाब से, मैंने जिससे बताया कि जब ऊर्जा चाहिए होती है तो सांस तेज गति से चलती है ताकि ब्लड की पंपिंग हो सके। और जैसे ही ब्लड की पंपिंग होने लगेगी तो उसी रेशियो में आपका ब्लड तेजी से पूरी बॉडी में चलने लगेगा और आप रिकवरी मोड में होते हैं। इसीलिए यही एक बड़ा कारण है जब यह कहा जा रहा है कि अभ्यासी को रात में भोजन नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि रात में भोजन करने से उसकी पूरी ऊर्जा, उसकी पूरी शरीर की जो रिकवरी होनी है, एक तो शरीर की रिकवरी होनी है, एक भोजन पचाना है। जब भोजन पचाने में ही उसकी ऊर्जा लग जाएगी और टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो शरीर की रिकवरी में टाइम कितना चाहिए? उसमें भी टाइम चाहिए। और फिर आपको जल्दी उठना है, आपको 2 बजे उठना है, आपको 3 बजे उठना है, तो कब भोजन पचेगा और कब आपकी शरीर की रिकवरी होगी? और एक बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा भी है कि यह ब्रह्म मुहूर्त, जिसको हमने कहा कि रात के अंतिम पहर पर, यानी 2-3 बजे के आसपास तक ही आपकी बॉडी रिकवरी मोड में, और आपकी खाना पचाने की जो भी ऊर्जा और रिकवरी मोड होता है वो तब तक ही होता है। इस बात को भी ख्याल रखना चाहिए। यह भी एक वैज्ञानिक तथ्य है कि शरीर का जो पाचन, शरीर में जो भोजन पचाया जा रहा है या शरीर की जो रिकवरी है वह इस समय तक ही होती है। इसीलिए जो भी योगी, जो भी साधक, जो भी सन्यासी, जो भी भिक्षु होता है वह इस वक्त उठ जाता है। उठने का कारण ही यही है कि इसके बाद अब उसकी बॉडी में कुछ भी इस तरह का भोजन पचाने का या बॉडी की रिकवरी का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है नेचुरल प्रोसेस में। अननेचुरल तो सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आजकल तो आदमी खाता ही 11-12 बजे रात में है। शहर का जीवन तो बिल्कुल ही बदला हुआ है, आदमी का पूरे लाइफस्टाइल बदल गई है। यही दुख और बीमारी का कारण है, और इसीलिए उसको इतनी तकलीफ होती है। जो बताया जा रहा है विपस्सना या आनापान स्मृति या सांसों के बारे में जो बात कर रहे हैं हम, इसीलिए उसको इतनी तकलीफ है इसमें। दूसरा, ये हमने पहली बात करी कि सोते समय किस तरह से सांस चलती है और क्यों इतनी तेज चलती है, क्योंकि एनर्जी चाहिए खाना पचाने के लिए और बॉडी की रिकवरी के लिए। दूसरी बात करते हैं मैथुनचर्या। बुद्ध ने मैथुनचर्या पर बहुत बात करी और भिक्षुओं को, साधक को हमेशा ही कहा कि मैथुनचर्या से दूर रहना चाहिए। क्यों कहा? क्योंकि मैथुनचर्या में आपकी सांस पूरी तरह से उबड़ खाबड़ हो जाती है, पूरी तरह से शत विकसित हो जाती है। सबसे बड़ा प्रभाव सांस पर पड़ता है मैथुनचर्या से। और जो साधक है, जो भिक्षु है, उसको सांसों पर पूरी तरह से नजर रखनी होती है, कंट्रोल करना होता है, उसको ऑब्जर्व करना होता है और एक नेचुरल प्रोसेस में आने की कोशिश करनी होती है। तो सोचो, बिल्कुल ही उल्टा काम हो गया। यहाँ भोजन पचाने के लिए और बॉडी की रिकवरी के लिए तो जरूरी ही है कि आपकी सांस थोड़ा तेज चलेगी, लेकिन जहां हम मैथुनचर्या में अपने जीवन को लगा रहे हैं तो वहां हमें फिर
अपनी सांसों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात करी कि पूरा बॉडी जो है यह एक आदत पर चलती है, और बॉडी आदत पर तो चलती ही है, और साथ में एक नेचुरल मैकेनिज्म जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं कि ब्रेन का अपना एक नेचुरल मैकेनिज्म है। ब्रेन को तो ऊर्जा देगा ना, सबसे ज्यादा ऊर्जा मैथुन शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा मनुष्य की व्यय होती है, और उतनी ऊर्जा, उतने धक्के को, उतनी ऊर्जा को सहन करने के लिए, उसको उतना वेग देने के लिए उतनी सांसें चाहिए, उतनी तेज सांसें चाहिए, उतनी ब्लड की पंपिंग चाहिए। इस नेचुरल मैकेनिज्म को थोड़ा समझो। जब आप इसको समझेंगे तो इसीलिए आपको उस बुद्ध के उस रहस्यपूर्ण वचन ध्यान में आएंगे। सभी बुद्ध पुरुषों ने इसीलिए मैथुनचर्य को न करने की सलाह दी, एक साधक को, एक भिक्षु को, और यहाँ तक कि गृहस्थी को भी। बुद्ध ने तो गृहस्थी को भी कहा, और बुद्ध ने तो गृहस्थ जीवन पर जो बात करी उससे गृहस्थियों को थोड़ा सा अच्छा भी शायद न लगे, क्योंकि बुद्ध के वचन हैं संग्रह सूक्त में। अगर आप संग्रह सूक्त को पढ़ें तो बुद्ध ने कहा है कि गृहस्थ जीवन बंधनों और उलझनों से भरा हुआ होता है, जबकि गृहस्थ जीवन का त्याग करने वाला मुक्त होता है। घर गृहस्थी में रहते हुए ऐसा पवित्र जीवन जीना आसान नहीं है जो चमचमाती सीप के समान परिपूर्ण और पवित्र हो, चमचमाती मोती के समान। फिर बुद्ध ने कहा, मध्यम निकाय अगर आप देखेंगे तो उसमें शुभ सूक्त में बुद्ध ने कहा है कि मैं एक तरफा बात नहीं करता, चाहे गृहस्थी हो या त्यागी। जो भी सही तरीके से अभ्यास करता है मैं उसका गुणगान करता हूं, क्योंकि गृहस्थ हो या त्यागी, जो सही तरीके से अभ्यास कर रहा है वह अभ्यास द्वारा उस सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ रहा है जो धम्म है और जो कल्याणकारी है। तो यह बुद्ध के वचन हैं जो मैंने शुभ सूत्र से आपको बताए और संग्रह सूत्र से आपको बताए। तो बुद्ध ने इस बात को कहा है कि हमें अपने आप को बहुत ही संयमित जीवन में लाना होगा। तीसरी बात है, जब सांस उबड़ खाबड़ होती हैं और बहुत तेजी से चलती है, वो है क्रोध। इसलिए बुद्ध ने क्रोध पर बहुत बात करी, द्वेष पर बहुत बात करी। क्यों करी? क्योंकि क्रोध आते ही मनुष्य का देखन कैसे आग बबूला हो जाता है, कैसे उसका मुंह लाल हो जाता है, किस तरह से उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। वो कांपने का क्या मतलब है? और उतनी तेज आवाज कहां से आती है? साधारणतया तो उतनी तेज आवाज में वो बात ही नहीं करता। इसीलिए कि ये उसका अब उसकी सांसें इतनी तेज हो गई हैं, इतनी तेजी से उसको सांस, उसके ब्रेन का मैकेनिज्म है कि उसके ब्रेन को ऐसी डायरेक्शन देनी पड़ रही है कि इतनी तेजी से उसको सांस लेनी पड़ती है कि उसका ब्लड उतनी तेजी से चले बॉडी में, ताकि वह उस ऊर्जा से जो भी उसने करना है गुस्से में वो कर जाए। इसलिए तो आपने देखा ना, क्रोध में आदमी पागल हो जाता है, उसका पूरा नियंत्रण खो जाता है। ब्रेन से, माइंड से, ब्रेन से उसका पूरा उसका नियंत्रण खो जाता है, और जैसे ही उसका नियंत्रण होता है वो अनियंत्रित हो जाता है। अनियंत्रित होकर वो क्या करता है? वो किसी को जान से मार देता है। यह अनियंत्रित हो जाना, इसीलिए बुद्ध ने क्रोध को एक बहुत बड़ा विकार कहा है, क्योंकि क्रोध में मनुष्य नियंत्रित नहीं रहता, मनुष्य का मन अनियंत्रित हो जाता है, और उस बेकाबू होने की दशा में वो कुछ भी वह काम कर जाता है जिससे उसको नरकों की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। उसका जीवन नरकपूर्ण हो जाता है। पूरी जिंदगी वो उसको या तो जेल में रहना पड़ता है या उसका जीवन ही चला जाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर मृत्युदंड उसको मिल गया तो उसने किसी को जान से ही मार दिया तो यह जीवन बर्बाद हो गया सिर्फ क्षण भर के क्रोध से। तो ये सबसे बड़ा विकार है, क्योंकि इसमें मनुष्य अपना नियंत्रण खो देता है। और जब हम इस आदत में होंगे, देखिए हो क्या रहा है, हो यह रहा है, बुद्ध क्यों इन बातों पर इतना बल देते हैं
इन विकारों पर, क्योंकि इनकी वजह से ही आपकी सांस जुड़ी हुई है। इनसे ही वह ऊपर नीचे और उबड़ खाबड़ और अननेचुरल हो जाती है। और जब वो अननेचुरल हो जाएगी तो आप साधना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यह भिक्षु को क्यों 5 शील के नियम दिए गए। उन 5 शील के नियम अगर आप देखो तो उसमें क्या है। सबसे पहले हिंसा नहीं करनी। हिंसा से क्या होता है? हिंसा से पहली बात है मन कठोर हो जाता है। हिंसा से दूसरी बात है, अगर हिंसा होगी तो कहीं ना कहीं क्रोध भी होगा। क्रोध से ही हिंसा होती है ना। और क्रोध होगा तो सांस उबड़ खाबड़ हो जाएगी। सांस उबड़ खाबड़ होगी, उसकी आदत अगर ऐसी हो गई तो सांस को शांत करने में और सांस को नेचुरल करने में ही पूरा जीवन बीत जाएगा। तो फिर अभ्यास होना कहाँ है। इसी तरह से झूठ बोलने वाले व्यक्ति का देखा ना आपने। बाहर किसी व्यक्ति ने चोरी करी हो, या वो कुछ इस तरह की रिश्वत खोरी वाले काम करता हो, या वो झूठ बोलता हो, या वो इस तरह मिथ्याचरण करता होगा, दूसरे को झूठ बोल के या दूसरे को ठगी करके पैसा कमा लेने वाला, जो आजकल बहुत साधारण बात हो गई है। इसको कहते हैं ये इंटेलिजेंस है। ये व्यक्ति ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए ये देखो कितनी ट्रिक है इसके पास। ये एक साधारण जीवन में इस तरह से बात चलती है। जिसका दिमाग जितना ज़्यादा चलता है इस तरह के कामों में, उसको कहते हैं कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन आध्यात्म यह नहीं कहता। स्पिरिचुअलिटी में यह इंटेलिजेंसिया नहीं है, यह एक बहुत बड़ा नरक का कदम है। तो जो इस तरह का काम करता है उस व्यक्ति को देखो, जब वो सामना करता है तो किस तरह से उसकी सांस बदल जाती है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि झूठ और मिथ्याचरण वाले काम नहीं करने, चोरी नहीं करनी। चोरी को क्यों कहा? क्योंकि चोरी करने वाला व्यक्ति जैसे ही सामना करता है, धक 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 कैसे होती है उसके अंदर, पूरी सांस बदल जाती है। इसीलिए मैथुनचर्य, भोग विलास पर इतनी बात करी कि मैथुनचर्य में सांस पूरी बदल जाती है। इसी तरह शराब, कबाब, नशा, इसको नहीं करने की बात करी, क्योंकि जैसे ही वो व्यक्ति नशा करता है, शराब लेता है, तंबाकू लेता है, सिगरेट लेता है, कुछ भी लेता है, तो क्या होता है? तुरंत उसके बॉडी का मैकेनिज्म, एक एनर्जी जागृत हो जाती है, उसके न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। न्यूरॉन एक्टिव होती है, उसके अंदर एक एनर्जी आती है, सांसें तेज दौड़ने लगती हैं, जबकि जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है कुछ नशा करके अपनी सांसों को तेज करना और उसमें एनर्जी तो नेचुरल अपने आप है बॉडी में। तो यह आदत नहीं पालनी, इसलिए इनको शील में रखा, क्योंकि इनके बिना होगा ही नहीं। इनके बिना कुछ आध्यात्म में एक कदम भी नहीं बढ़ा जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम ही शील है कि सबसे पहले तुम ये तो करो। अगर मूर्छित अवस्था में ही अपने जीवन को बिताना है तो वो तो सांस तो उसी हिसाब से चलेंगी, और सांस अगर उसी हिसाब से चलेंगी तो जीवन फिर नहीं बदलने वाला, क्योंकि सांसों से ही पूरा जीवन चलता है। सांसों से ही पूरा आपका स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म जुड़ा हुआ है, आपका अभ्यास जुड़ा हुआ है, आपकी प्रैक्टिस जुड़ी हुई है। तो सांस को समझना जरूरी है। अगर मैं आपसे कहूं कि चलो बैठो और आनापान स्मृति करो, अब सांस को देखते रहो, आप क्या सांस को देखोगे? अभी तो आपको पता ही नहीं है कि सांस इस तरह से होती क्यों है, क्यों कम होती है, क्यों ज्यादा होती है। इसलिए मैंने आज इस वीडियो को बनाया कि सबसे पहले आप यह समझें कि नींद में सांस अलग क्यों चलती है, मैथुनचर्य में सांस अलग क्यों चलती है, और गुस्से में सांस अलग क्यों चलती है, और जिस समय आप बिल्कुल शांत होते हैं उस समय सांस कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम सांसों को समझें कि सांस किस तरह से अलग अलग तरीके से बदल रही है और क्यों बदल रही है, और बॉडी का मैकेनिज्म क्या है, किस बॉडी की किस कारणों से यह बदल रही है, कौन बदल रहा है। तो यह ब्रेन का अपना एक मैकेनिज्म है जिसको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को हमने पूरी डिटेल में बात कर ली है कि फ्लाइट एंड फाइट मोड की वजह से हार्ट को पंपिंग की ज़रूरत होती है, ब्लड चाहिए, और हार्ट पंप करता है, हार्ट पंप करके ब्लड को बॉडी में भेजता है तो एक एनर्जी मिलती है। इसलिए हमें सांस उसी गति से हमारा ब्रेन चलाता है। तो आज हमने सांसों पर बात करी कि सांसों को सबसे पहले अपने जीवन को देखो कि आपका जीवन किस तरह से चल रहा था अब तक और इस वजह से क्या परेशानी हो रही है।
अगर मैं आपको खाली कह दूं शील का नियम का पालन करना चाहिए, अब समझे ना आप शील का नियमों का पालन क्यों करना है। शील के नियमों का पालन इसलिए करना है क्योंकि बिना उसके आपका अभ्यास होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। सोचो अब आप कैसे करेंगे इतनी उबड़ खाबड़ सांसों से, जहां आपको पता ही नहीं है कि सांसों की कितनी गति होनी चाहिए, किस गति से चल रही है। तो शराब पीने वाला व्यक्ति अगर सोचे कि वो विपश्यना करे, आनापान स्मृति करे, या भोग वासना में लिप्त आदमी सोचे कि वो स्मृति आनापान स्मृति करे, या कोई क्रोधी आदमी सोचे कि वो आनापान स्मृति करे और क्रोध करता रहे साथ में, और झूठ बोलने वाला व्यक्ति, चोरी करने वाला व्यक्ति सोचे कि वो आनापान स्मृति कर लेगा, और वो करता भी है, बहुत लोग करते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि वो बहुत सही है, ध्यान कर रहे हैं, वो मन सेटिस्फाई भी अपने को कर लेते हैं कि ध्यान तो कर ही रहे हैं। फिर ये भी कहते हैं कि ध्यान से कोई जीवन तो बदल ही नहीं रहा है, गुरुजी बहुत दिनों से कर रहे हैं। बताइए कुछ, क्या बताएं। शील के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, बस यही एक बात है। तो आज हमने सांसों पर बहुत अच्छी बात करी है, बहुत डिटेल में समझा है। तो कल हम बात करेंगे आनापान स्मृति को किस तरह से साधना है, इन 4 विपश्यना के भागों को शुरू करने से पहले, क्योंकि सांसों से ही, सांसों के बाद यह शुरू होता है। आनापान स्मृति की साधना के बाद ही पहले हम आनापान स्मृति की साधना करते हैं, उस अपनी सांसों को साधते हैं, और जब यह अवेयरनेस हमारे अंदर बढ़ने लगती है अपनी सांसों को देखते हुए, फिर हम इन 4 जो मैंने बताया, कायानुपश्ययी, वेदनानुपश्ययी, चित्तानुपश्ययी और धर्मानुपश्ययी, तब हम इनको साधते हैं, इनके ऊपर अभ्यास करते हैं। तो कल हम आनापान स्मृति पर थोड़ी और बात करेंगे, और फिर देखेंगे कि किस तरह से हमें विपश्यना को शुरू करना होता है।